जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है हिंदी काव्य। आप लोगों का एग्जाम होने वाला है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में 18 दिसंबर को। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का एग्जाम होगा जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में 18 तारीख को, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 18 दिसंबर को, और जो बीयू झांसी है यहाँ पर 31 दिसंबर को हिंदी काव्य का एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, बाकी महात्मा ज्योतिबा फूले जो रोहेलखंड विश्वविद्यालय दोस्तों यहाँ पर 4 जनवरी 2025 को एग्जाम होगा हिंदी काव्य का। ठीक है, और जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी है, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या उससे अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, यदि आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य का एग्जाम होने वाला है तो बिल्कुल सही वीडियो का आपने चूज़ किया है। बहुत ही ज़बरदस्त आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में पिछले 2 सालों का जो क्वेश्चन पेपर है उसे मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, वो भी संपूर्ण हल के साथ आपको पूरा लिखित पेपर मैं दूंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको क्लास की ओर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हिंदी काव्य का एक क्वेश्चन पेपर है। 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक क्वेश्चन पेपर और है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, फिर इन सब के आंसर और क्वेश्चन दोनों मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चले, ये एक दूसरा क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। 2 क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊँगा। चले, ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर मैं दिखाने वाला हूं आप सभी को। 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं, उसके बाद ही मैं आप लोगों की क्लास कराऊंगा। ठीक है, चलें, देखें यहाँ पर आप लोगों का एक क्लास और है। देखें 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हिंदी काव्य का 2024 का एक क्वेश्चन पेपर ध्यान रखेंगे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। इसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर आपको बुक पीडीएफ या फिर गाइड में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं पेपर के बारे में। ठीक है, देखिए अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इस खंड में मात्र एक प्रश्न है जिसके कुल 10 भाग हैं। ठीक है, यानी 10 प्रश्न इसमें होंगे कुल। प्रत्येक का उत्तर देना है। ठीक है, सभी का उत्तर देना है। सभी 3 अंकों के हैं। प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। यानी 10 प्रश्न दिया है, अति लघु उत्तरी प्रश्न, और 10 करना है, और प्रत्येक का 3-3 नंबर हमको मिलेगा। ठीक है सर जी, अब ध्यान से देखेंगे। देखिए ये पेपर एनालिसिस है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या उससे एफिलेटेड कॉलेज, इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा कि पिछले साल देख लो भैया क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपका पूछा गया था। ठीक है, चले, इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, वेदों का नाम उल्लेख कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं। ठीक है, इन सभी का उत्तर मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ठीक है, चले, देखिए दूसरा प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे, उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है। और इसमें चौथा प्रश्न है, सूरदास किस काव्यधारा के कवि थे, उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। पांचवा प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों उनकी रचनाओं का नाम लिखना है साथियों। इसमें सातवां प्रश्न है, द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, छायावाद के 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। और जो आपका 8वां और 9वां प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा, महादेवी वर्मा की रचनाओं का नाम लिखना है। पाठ्यक्रम में संग्रहित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ की कविताओं के नाम लिखना है। आपके जो पाठ्यक्रम में निर्देशित होगा उसे लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि 50 शब्दों में कैसे लिखें। ठीक है, तो 50 शब्दों में मैंने लिखा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और जो एग्जामिनर होता है आपका, वो आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न ही चेक करके पता कर लेगा कि आप कैसे कॉपी को लिखे होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस अति लघु उत्तरी प्रश्न पे करना है। ठीक है, चलिए, वेदों का नाम उल्लेख कीजिए। 50 शब्दों में आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। देखें, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 50 शब्दों में। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। देखिए, वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ है। 4 वेद हैं, कौन कौन से, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हो गए।
50 शब्दों में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में स्तुतियों और मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियों का वर्णन है। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत और गान से संबंधित है सामवेद, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना, चिकित्सा और दैनिक जीवन के विषय हैं अथर्ववेद में, ठीक है। ये चारों वेद धर्म, ज्ञान और विज्ञान का आधार हैं, ठीक है। इसी तरह से केवल 50 शब्दों में लिख लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये नहीं कि 50 शब्दों में लिखना है तो खूब ज़्यादा लिख लें, खूब नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितना कम हो सके 50 शब्दों में उतना ही लिखें, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपको इसी तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए नाथ पंथ के प्रवर्तक को लेकर मतभेद है, ठीक है। कुछ मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं तो कुछ गोरखनाथ को मानते हैं। यानी नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं, कुछ लोग मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक मानते हैं और कुछ गोरखनाथ को मानते हैं। लेकिन गोरखनाथ ने इस पंथ को व्यापक रूप दिया था, इसीलिए नाथ पंथ के प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको आगे इसमें लिखना है। देखें उनकी प्रमुख रचनाएं गोरखवाणी, यानी गोरखनाथ जी जो हैं इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? गोरखवाणी है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है और योग मार्ग है, ठीक है। जब आपको मैं को करिकुलर कोर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये आपके सारे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। गोरखनाथ ने हठ योग और ध्यान पर विशेष जोर दिया और साधना व आत्मज्ञान को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। उनके विचार नाथ संप्रदाय की नींव हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको 50 शब्दों में लिख लेना है और आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन इसमें आपका क्या है? देखें आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है? तीसरा प्रश्न देखिए, आदिकाल को और किस किस नाम से जाना जाता है? देखें अब आदिकाल के बारे में आपको कैसे लिखना है? देखें आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वीरगाथा काल हो गया, चारण काल हो गया, वीर काल हो गया, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल, आरंभिक काल, इन सभी नामों से जाना जाता है आदिकाल को, ठीक है सर जी। तब आदिकाल में और क्या लिखना है आगे? देखें आदिकाल को अलग अलग नाम देने वाले विद्वानों के नाम और उनके दिए गए नाम ये रहे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को, ठीक है। जॉर्ज जो डॉक्टर गियर्सन और राम कुमार वर्मा हैं इसे चारण काल कहे हैं, ठीक है। जो आपका आदिकाल है, आदिकाल को गियर्सन और राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। जो विश्वनाथ प्रसाद हैं इन्होंने आदिकाल को वीर काल कहा है। जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन हैं इन्होंने जो आपका आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल कहे हैं। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? बीजवपन काल कहा है, ठीक है। मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा है, ठीक है। जो आपका आदिकाल है मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, ठीक है। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो आदिकाल ही कहे हैं इसको, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, चौथा प्रश्न इसमें आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, सूरदास किस काव्यधारा के कवि थे? उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। चलिए सूरदास के बारे में देख लेते हैं, किस काव्यधारा के कवि थे और उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो सूरदास जी थे ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। वे विशेष रूप से पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे। उनकी रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी प्रमुख हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और गोपियों के प्रेम का अद्भुत चित्रण मिलता है। सूरदास के पद सरल, मधुर और भावपूर्ण हैं, जो हिंदी साहित्य में अमूल्य हैं, ठीक है। 50 शब्दों में आपको लिखना, यह बात ध्यान रखेंगे, ज़्यादा मत लिख दीजिएगा, नहीं तो जो एग्जामिनर होगा आपका नंबर ठीक से देगा नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले इसमें पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है सर जी। चले देखते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये आपका पांचवा प्रश्न है, ठीक है। चले अब ये रहे भैया आपके रीति मुक्त के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है। चलें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्रमुख रीति मुक्त कवि उनकी रचनाएं, पहले हैं रीति मुक्त कवि घनानंद,
रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं घनानंद जी। ठीक है, इन्होंने प्रेम की पीड़ा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है सर जी। अब घनानंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान हित, इश्क लता, प्रेम पत्रिका, वियोग वेली और प्रेम सरोवर। ये इनकी रचनाएं हैं घनानंद की। ठीक है, अब प्रमुख प्रवृत्तियों में अगले कौन हैं? अगले हैं आपके शेख आलम जी। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक व्यंग्य और धार्मिक सहिष्णुता को प्रमुखता दी। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? आलम केली। अगला कौन है? अगले कवि हैं आपके बोधा जी। ठीक है, इनकी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन और प्रेम की भावनाएं झलकती हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? कृपाकंद निबंध, सुजान हित प्रबंध, इश्क लता, प्रीति पावस पदावली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगले हैं आपके ठाकुर जी। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर ठाकुर जी इनको कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ को उजागर किया है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, अब अगला इसमें क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था उसे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चले अब छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। चलिए देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है, इसी तरह से आपको लिखना है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, द्विवेदी युग दोस्तों 1900 से लेकर के 1920 तक था, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में गद्य और काव्य के विकास का युग है। ठीक है, जो द्विवेदी युग है इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? पहला है आपका राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना और दूसरा है खड़ी बोली का विकास। ठीक है, तो राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना में इस युग में राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समाज सुधार और जागरूकता पर केंद्रित साहित्य का सृजन हुआ। और जो दूसरा है खड़ी बोली का विकास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द्विवेदी युग का दूसरा आपका जो विशेषता है खड़ी बोली का जो विकास है, काव्य और गद्य में खड़ी बोली को प्रोत्साहित किया गया, जिससे आधुनिक हिंदी साहित्य को एक सुदृढ़ आधार मिला। ठीक है, चलें, बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चले, चाहे तो आप इसे अपने कॉपी पर भी उतार सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 6 प्रश्न मैंने बता दी। 7वां प्रश्न क्या है? छायावाद के 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। ठीक है, छायावाद के 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए, छायावाद के 2 कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखिए, छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है, जिसमें भावुकता, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद को अभिव्यक्ति मिली। इसके 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। इनके पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावाद के प्रथम कवि इसमें कौन से हैं? प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कमायनी। और दूसरे हैं आपके महादेवी वर्मा और इनकी रचना कौन सी है? निर्जा। ठीक है, इन कवियों ने हिंदी काव्य में कल्पना, संवेदना और आत्मानुभूति को गहराई से प्रस्तुत किया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बिल्कुल 50 ही शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है ना, चले, ज़्यादा बड़ा बड़ा भी आपको नहीं लिख देना, ऐसा कि एकदम एग्जामिनर को लगे कि कुछ अपने तरीके से बना बना के लिखा है। छोटा छोटा लिखेंगे, सुंदर सुंदर। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचना है, 50 शब्दों में आपको कैसे लिखना है। आपको रचनाएं तो पता होगी, लेकिन इसको लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, चलें देखें, देखने का प्रयास करेंगे। देखें, महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कवियत्री थी। उन्होंने कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, इनमें से कुछ ये हैं, 50 शब्दों में इसी तरह लिखना है। पहला है आपका कविता संग्रह। ठीक है, और दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है निबंध संग्रह। तो कविता संग्रह में इन्होंने लिखा है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध गीत, दीप शिखा, यामा, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। रेखा चित्र में इन्होंने लिखा है अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पथ के साथी। निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिख रहा है? श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यकार की आस्था। दोस्तों, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ना, अगर इस तरह से आपने लिख दिया एग्जाम में ना, तो एग्जामिनर आपसे इतना खुश हो जाएगा कि आपको एकदम भर भर के नंबर देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह से क्लास कहीं नहीं मिलता होगा। हालांकि मेरे पास बच्चे ज़्यादा नहीं आते हैं, जो आते हैं एकदम खुश होकर के जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चले इसमें साथियों आप लोगों का देखें नवा प्रश्न क्या है, पाठ्यक्रम में संग्रहित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन की कविताओं के नाम लिखिए। देखिए आपके पाठ्यक्रम में जो भी इनकी कविताएं हैं उनका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। हालांकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चले देखें, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम में शामिल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन की कुछ कविताएं ये रहीं, जैसे आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, साम्राज्ञी का नैवेद्य त्यान, ठीक है। बाकी और इनकी कुछ कविताएं हैं जैसे भग्नदूत है, चिंता है, इतल्यम है, ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी है, ठीक है। बाकी इनका है इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, और अगला है इनका क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। चलें अब आगे यहाँ आपका 10वां प्रश्न बचा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो 10वां है आपका, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की विशेषताएं लिखिए। ठीक है सर जी, इसे हम बाद में लिखेंगे, पहले खंड ब दिखा देते हैं, इसका उत्तर मैं बताऊंगा, ठीक है। खंड ब आप लोग देख लीजिए क्या पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, और इसमें कुल 7 प्रश्न है, प्रत्येक 2 एवं 3 अनिवार्य है। सॉरी, जो प्रश्न 2 एवं 3 है वो अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखेंगे। 7 प्रश्न दिए हैं, दूसरा प्रश्न और आपका तीसरा प्रश्न करना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो व्याख्यात्मक हैं। बाकी से सभी प्रश्न समीक्षात्मक हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। इसी तरह इस खंड में या फिर इस खंड से कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 7 प्रश्न पूछा है, केवल 4 प्रश्न हमको करना है, ठीक है। प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित है, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपका होना चाहिए, 150 शब्दों में, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको इसी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अधोलिखित काव्यांशों की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जो व्याख्याएं होती हैं, आपके पास गाइड बुक होगा, आपके पास बुक तो होगा ही होगा, तो आप लोग ये जो व्याख्याएं हैं इसे आराम से आप लोग देख सकते हैं, इसे कर सकते हैं, ठीक है। चले, अथवा करके दिया रहता है, अगर ऊपर वाला ना है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या सर जी बाकी उत्तर बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिए। दूसरा और तीसरा आपका अनिवार्य था, तो दूसरा और तीसरा आपका अनिवार्य है, ये करना अनिवार्य है बाबू, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अधोलिखित काव्यांशों की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, प्रसंग सहित सभी का व्याख्या करना है, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लिखा है, आप लोग भी इसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। देखें, अब इसमें जो प्रश्न आपका 10वां प्रश्न पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका उत्तर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, और ये 10वां प्रश्न आपका बचा था, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की विशेषताएं लिखना, ठीक है। तो देखें, ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ चला गया। चलें, यहाँ पर नीचे है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद ग्रामीण भारत की त्रासदी को सजीव चित्रित करती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। यानी नागार्जुन की जो कविता है अकाल और उसके बाद, ठीक है, ये ग्रामीण भारत की त्रासदी को सजीव चित्रित करती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यथार्थ चित्रण है, सामाजिक चेतना है, सहज भाषा है, और व्यंग और करुणा है, ठीक है। चले, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखें, यथार्थ चित्रण, अकाल से पीड़ित किसानों की दुर्दशा और भूख का मार्मिक वर्णन है इसमें, ठीक है। चलें, अब आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अकाल और उसके बाद की यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है कि अकाल से जो पीड़ित किसान थे उनकी दुर्दशा और भूख का मार्मिक वर्णन है अकाल और उसके बाद में, ठीक है। ये एक रचना है नागार्जुन की। सामाजिक चेतना, तो वर्ग विभेद और शोषण के प्रति आक्रोश था, ठीक है, अकाल और उसके बाद की रचना में। सहज भाषा, तो सहज भाषा में सरल और प्रभावी भाषा में जनमानस का पीड़ा इन्होंने लिखा हुआ है। आगे आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है व्यंग और करुणा, सामाजिक तंत्र पर कटाक्ष और मानवीय करुणा का अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको 50 शब्दों में उत्तर दे देना है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलें, अब इसी में आगे आपका है खंड ब में, ठीक है, ये खंड ब का ही है, ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, सगुण काव्य धारा का परिचय दीजिए, 150 शब्दों में आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा।
रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए, भारतेंदु युगीन कवियों का परिचय दीजिए, प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा। चलिए पहले आपको खंड स मैं आपको दिखा देता हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं खंड स में। इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 450 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक उत्तर के लिए 10.5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, 10.5 नंबर मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं आपको क्लास में नहीं बताता हूँ, टेलीग्राम पर बताता हूँ। टेलीग्राम पर बच्चे आते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, सर जी आदिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, 450 शब्दों में बता दीजिए। तुरंत मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये भी आप लोगों के लिए मैं कोई भी चार्ज इसका नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं डाउट सेशन के लिए या फिर किसी भी प्रश्न पूछने के लिए मैं आपसे पैसे लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमसे ले सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपके जो प्रश्न आपके पूछे गए थे खंड ब में। ठीक है, खंड ब में आपके जो प्रश्न बचे थे 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर, चले जो 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, सगुण काव्यधारा का परिचय दीजिए। इन सभी का उत्तर चले मैं बताता हूँ। अमीर खुसरो की काव्यधारा की विशेषताएं आपको लिखना है। कैसे लिखना है 150 शब्दों में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखें, अमीर खुसरो हिंदी और फारसी के महान कवि, लेखक और संगीतकार थे। उनके काव्य में विभिन्न विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कौन कौन से उनके काव्य में विशेषताएं हैं? पहला है धार्मिक सहिष्णुता। अमीर खुसरो की रचनाओं में सूफी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। उन्होंने धर्म के बीच एकता और प्रेम का संदेश दिया। ठीक है, जो अमीर खुसरो हैं इनके काव्य में और दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है लोकप्रिय भाषा का प्रयोग। उन्होंने फारसी के साथ साथ ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग कर साहित्य को जन सामान्य तक पहुंचाया। जो अमीर खुसरो हैं इनके काव्य की अगली जो विशेषता है वो है प्रेम और भक्ति का भाव। ठीक है, उनकी कविताओं में ईश्वर और गुरु के प्रति प्रेम तथा समर्पण झलकता है। सूफी प्रेम की गहराई उनके काव्य का प्रमुख विषय है। ठीक है, अभी देखिए क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी दूसरा पेपर आपका बचा हुआ है 2024 वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो अमीर खुसरो हैं इनके काव्य में अगली जो विशेषता है वो है नवीन प्रयोग। खुसरो ने यानी अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे संगीत और काव्य रूपों की रचना की है। अमीर खुसरो की जो काव्य की विशेषता है वो चित्रात्मकता है। इसमें उन्होंने क्या किया है? उनकी भाषा सहज और सरल होने के बावजूद चित्रात्मक है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो की काव्य की अगली विशेषता है हास्य और चातुर्य। उनके पहेलियाँ और मुकरियाँ हास्यपूर्ण होते हुए गहन बौद्धिकता को दर्शाती हैं। ठीक है, चले 150 शब्दों में आपको इसी तरह से बिल्कुल लिखना है। चले अगला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया था, देखें, सगुण काव्य धारा का परिचय दीजिए। ठीक है, तो इसको 150 शब्दों में आपको कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। सगुण काव्य धारा भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य धारा है, जिसमें ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया है। इस धारा में ईश्वर के विभिन्न रूपों, गुणों और लीलाओं का वर्णन किया गया है। सगुण काव्य मुख्यतः 2 उपशाखाओं में विभाजित है। पहला उपशाखा है राम भक्ति शाखा और दूसरी जो उपशाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अब इसके बारे में आपको कैसे लिखना है ध्यान से देखेंगे। राम भक्ति शाखा में आपको लिखना है, इस शाखा में ईश्वर के रूप में भगवान राम की उपासना की जाती है। तुलसीदास इस धारा के प्रमुख कवि हैं, यानी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, जिनकी रचना कौन सी है? रामचरितमानस, जो विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, राम भक्ति शाखा में भगवान राम के आदर्श चरित्र, मर्यादा और लीलाओं का वर्णन मिलता है, यानी उनके बचपन का। ठीक है, और जो कृष्ण भक्ति शाखा है ये क्या है? इसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप, रास लीला और प्रेम भक्ति का चित्रण किया गया है। सूरदास, मीरा और रसखान जैसे कवि इस शाखा के प्रमुख स्तंभ है, यानी जो सूरदास हैं, मीराबाई हैं और जो रसखान है ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, इनके काव्य में कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रास और भक्तों के प्रति उनका स्नेह प्रकट होता है। ठीक है, देखें, आपको इसमें आगे लिखना है, सगुण काव्य धारा में प्रेम, भक्ति, सरलता और आत्मीयता के भाव प्रधान होते हैं। इसमें ईश्वर को साकार मानकर उनके गुणगान तथा लीलाओं का वर्णन किया जाता है, जिससे यह धारा भक्तों के हृदय को स्पर्श करती है और उन्हें ईश्वर से जोड़ती है। ठीक है,
चलें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया था। देखें, रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, रीतिकाल की विशेषता आपको लिखना है और 150 शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखें रीतिकाल की विशेषता लिखना 150 शब्दों में। तो ऐसे लिखना है, रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें श्रृंगार और रस की प्रधानता रही। ठीक है, यह काल यानी जो रीतिकाल है वह 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी रीतिकाल की विशेषताएं हैं? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस का व्यापक प्रयोग हुआ है। इसमें संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार का सुंदर चित्रण मिलता है। रीतिकाल की अगली विशेषता है नायिका भेद और नायक भेद। इस काल में नायिका और नायक के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें नायिकाओं के स्वभाव, हाव भाव तथा सौंदर्य का बारीकी से चित्रण हुआ है। ठीक है, तो अगली जो विशेषता है रीतिकाल की वो है काव्य की अलंकारिता। ठीक है, तो इसमें रीतिकालीन कवियों ने काव्य में अलंकारों का अधिक प्रयोग किया। शब्दालंकार और अर्थालंकार के माध्यम से काव्य में सौंदर्य और गहराई लाई। रीतिकाल की अगली विशेषता है रस, छंद और अलंकार शास्त्र का अध्ययन। इस काल में काव्य शास्त्र का विकास हुआ। कवियों ने रस, छंद और अलंकार पर गहन अध्ययन कर चर्चाएं या फिर रचनाएं की। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, रचनाएं की। जो रीतिकाल है इसमें रीतिकाल की अगली विशेषता है दोस्तों प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। रीतिकालीन काव्य में प्रेम को सांसारिक रूप में प्रस्तुत किया गया। नारी के सौंदर्य और प्रेम के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। ठीक है, रीतिकाल की जो अगली विशेषता है दरबारी संस्कृति का प्रभाव। इस युग के कवि राजाओं और सामंतों के आश्रय में थे। ठीक है, यानी इनके आश्रय में रहते थे, इसीलिए काव्य में राज दरबार और विलासिता का चित्रण भी दिखाई देता है। ठीक है, आगे आपको इसमें लिख करके ख़त्म करना है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि भूषण जी हैं, केशवदास जी हैं, बिहारी जी हैं और घनानंद जी हैं। ठीक है, इस काल के काव्य में कला और काव्य शास्त्र का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे। देखिए, भारतेंदु युगीन कवियों का परिचय दीजिए। अब भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं आप तो जानते होंगे, लेकिन लिखना कैसे है 50 शब्दों में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, भारतेंदु युगीन कवि, भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। इस युग के कवियों ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। ठीक है, अच्छा, भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं? देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जनक। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, उन्होंने समाज सुधार, देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण जैसे विषयों पर लिखा है। ठीक है, चलिए भारतेंदु युग के जो अगले लेखक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु के समकालीन और मित्र थे ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, उन्होंने भी समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना पर लिखा है। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, इनकी कविताएं देशभक्ति और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। राधा कृष्ण दास, इन्होंने भक्ति और प्रेम पर आधारित कविताएं लिखी। ठीक है, ये हो गए भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनके बारे में। अब भारतेंदु युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखेंगे। समाज सुधार, इन कवियों ने समाज में व्याप्त बुराई, जो बुराई थी, कुरीतियाँ थी, ठीक है, इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। देशभक्ति, उन्होंने देश प्रेम की भावना को जगाया और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। ठीक है, जो भारतेंदु युग की अगली विशेषता है भाषा की सरलता। इसकी कविताएं आम जनता के लिए आसानी से समझ में आती थीं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला इसमें क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, चलिए देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलें, आपका अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था। ठीक है, चलें आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखें, प्रगतिवादी काव्य हिंदी साहित्य का एक प्रमुख आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1936 में हुई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण, विषमता और दमन के खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है। प्रगतिवादी काव्य का संबंध यथार्थवाद से है, जिसमें कवियों ने सामाजिक सच्चाई को सामने रखा और आम जनता के जीवन को काव्य का केंद्र बनाया। ठीक है। चले, इसमें आगे आपको लिखना है इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। देखें, इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं यथार्थवाद। प्रगतिवाद काव्य में वास्तविक जीवन की सच्चाई और सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। ठीक है। चले, आगे इसमें अगली विशेषता है शोषण और अन्याय का विरोध। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई। अगली विशेषता है जन सामान्य की समस्याएं। गरीब, मजदूर और जो किसान थे, जो स्त्रियां थी, दबे कुचले जो वर्ग थे, इनका जो पीड़ा थी उन सभी को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है। चले, चौथी विशेषता थी क्रांति और संघर्ष। ठीक है। इसमें समाज परिवर्तन के लिए, ठीक है, इसमें समाज परिवर्तन के लिए क्रांति और संघर्ष की भावना प्रबल रूप से दिखाई देती है। इनकी अगली विशेषता है सहज और सरल भाषा। प्रगतिवादी कवियों ने सरल और स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। अब आगे इसमें आपको ऐसे लिख करके ख़त्म करना है कि ताकि एग्जामिनर आपको एकदम खुश हो जाए आपका कॉपी देख करके। ठीक है। प्रगतिवादी कवियों जैसे सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन और रामधारी सिंह दिनकर ने इस आंदोलन को सशक्त बनाया। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार का माध्यम बनाया और न्याय व समता पर बल दिया। ठीक है ना। चले, अब यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 2024 वाला। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। खंड है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। मैक्सिमम आपका 75 है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। लेकिन यहाँ जो नोट दिया गया है इसे पढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। देखें, इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग के उत्तर लगभग 50 शब्दों में होने चाहिए। ठीक है सर जी। चलें, पहला है आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को उत्तर बताते चलता हूँ। आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। देखें, आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां ये रहीं, वीर रस की प्रधानता और युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है। अब इसमें आप लोगों को आगे लिखना है आदिकाल की कुछ और प्रमुख प्रवृत्तियां ये रहीं, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, श्रृंगार और अन्य रसों का समावेश, प्राकृतिक अपभ्रंश, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, मुक्तकों की रचना के साथ साथ प्रबंध काव्यों का भी प्रणयन है। इसमें लौकिक रस से सजी संवरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति थी। इसमें आगे आपको इसमें लिखना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आदिकाल को भाषा का संधि काल कहा जाता है। इस काल में अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थीं और अपभ्रंश का परिवर्तित स्वरूप भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ठीक है। आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। चलिए, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लिखना कैसे है 50 शब्दों में, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं और कौन है, गुरु नानक देव जी हैं। कबीरदास ने समाज में व्याप्त आडंबरों और धार्मिक पाखंडों का विरोध करते हुए सगुण निर्गुण भक्ति का संतुलन स्थापित किया। वहीं जो गुरु नानक देव थे दोस्तों, इन्होंने ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक मानते हुए सच्चे प्रेम और सेवा के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। ठीक है। चलें, 50 ही शब्द में, ज़्यादा नहीं लिखना, 50 ही शब्द में आपको लिखना है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या है, प्रमुख सूफी कवियों के नाम लिखिए। चलें, प्रमुख सूफी कवियों के नाम आपको कैसे लिखना है, आपको तो नाम तो पता होगा लेकिन लिखना कैसे है, ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख सूफी कवियों के नाम ये रहे, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन, अत्तार, रूमी और हाफिज, ये सभी हिंदी साहित्य के प्रमुख सूफी कवि हैं। अब 50 शब्दों में आपको लिखना है तो इसी तरह से आपको लिख देना है। देखें, सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है। जो सूफी काव्य परंपरा है 14वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी इसका काल माना जाता है। इस परंपरा की शुरुआत 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन से हुई थी। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत लिखा था। अखरावट और
आखिरी कलाम जैसी रचनाएं की। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, देखें, जासी यानी मलिक मोहम्मद जासी के प्रमुख रचनाओं को लिखना है। तो इनके रचनाओं के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन इसे लिखना कैसे है 50 शब्दों में, तो इस तरह से लिखना है। कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। देखें, मलिक मोहम्मद जासी के प्रमुख रचना ये रही कौन कौन सी, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा है, कान्हावत है। ये सभी मलिक मोहम्मद जासी की रचनाएं हैं। इसमें आगे आपको लिख देना है, जासी की रचनाओं में भावनात्मक, साधनात्मक और अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। जासी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा था। जासी की ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न है सूरदास की रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो 50 शब्दों में लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात ये होती है। चलिए 50 शब्दों में कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब महाकवि जो सूरदास जी हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। देखें, महाकवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं ये हैं, कौन कौन सी, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, दम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, ये सभी महाकवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें आपको लिख देना है इस तरह से कि इसमें इनमें से जो सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है, इसको ही सबसे अहम माना जाता है। ठीक है, सूर सागर में क्या है, कृष्ण की लीलाओं का बखूबी वर्णन किया गया है। जो सूर सागर की जो सूरदास की रचना है सूर सागर, इसमें क्या है, जो कृष्ण भगवान है इनकी लीलाओं का खूब वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है आपका सूर सागर को एक खंड काव्य भी कहा जाता है। यानी जो सूर सागर है इसको एक खंड काव्य कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सूर सागर में 1.25 लाख पद थे। ठीक है, जिनमें से सिर्फ 10,000 पद ही मिल पाए हैं। वहीं सूर सारावली और साहित्य लहरी दोनों ही ग्रंथ मिल गए हैं। साहित्य लहरी की प्राप्ति प्रति में कई प्रक्षिप्तांश जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें आपको आगे ऐसे लिख के ख़त्म करना है। देखें, सूरदास की कविताएं व्रज भाषा में लिखी गई थी। उनके काम ने व्रज भाषा को एक कच्ची भाषा के साहित्यिक भाषा के रूप में ऊपर उठाया। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, इसमें कैसे पूछा गया है और इसका उत्तर कैसे लिखना है। देखें, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसमें रीतिकाल के 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखना है। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको 50 शब्दों में कैसे लिखना है। ठीक है, देखें, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चले देखने का प्रयास करेंगे। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मुख्य रूप से नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगारिक भावों का वर्णन किया है। ठीक है, नायिका भेद, प्रेम के विभिन्न पक्षों और श्रृंगारिक रस पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या है रीतिकाल की, तो काव्य की कलात्मकता है इसमें। ठीक है, तो रीतिकाल के कवियों ने अलंकार, छंद और भाषा की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया। यानी जो रीतिकाल थी दोस्तों, इसमें काव्य और कलात्मक जो विशेषता थी, इसमें रीतिकाल के जो कवि थे इन्होंने अलंकार, छंद और भाषा की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने। ठीक है, काव्य में शैलीगत उत्कृष्टता और शिल्प विधान की प्रमुखता रही, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले अब यहाँ आपका दोस्तों 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, कमायनी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कमायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है सर जी, तो 50 शब्द में कैसे लिखें, एक ही बार में ये तो ख़त्म हो गया नहीं। अब देखिए कैसे लिखना है 50 शब्दों में। देखिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कमायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह उनकी प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति है जो छायावाद युग की प्रमुख रचना मानी जाती है। कामायनी में मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं का गहन चित्रण किया गया है। इसमें श्रद्धा, ईड़ा और मानव जैसे प्रतीक पात्रों के माध्यम से मानव संघर्ष और विकास का चित्रण
किया गया है। एकदम शानदार तरीके से 50 शब्दों में लिख देना है। एकदम एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। वाणी का डिक्टेटर जैसे मोदी जी के लिए यूज हुआ था आपका डिक्टेटरशिप आ रहा है हमारे देश में, उसी तरह से कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटरशिप कहा जाता है, इनको यानी डिक्टेटर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आपको लिखना कैसे है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को यह नाम दिया था, ठीक है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर नाम किसने दिया था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। कबीर को यह नाम इसलिए दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि वे अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में कहने के हिमायती थे, यानी वो सीधा सीधा कह देते तो भैया ये सही है, यही सब सही है, ठीक है। अच्छा, कबीर की भाषा जनता की भाषा थी और उसमें व्याकरण और शास्त्र का आग्रह नहीं था। वे अपनी आम समझ की भाषा में जनता के बीच, ठीक है, जनता के बीच प्रचलित प्रतीकों, रूपकों और उपमाओं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आपको आगे इसमें लिख देना है ऐसे, कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह कौन है? बीजक है, ठीक है। चले, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखें 50 शब्दों में आपको लिखना है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। ये तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। 50 शब्दों में कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखें 50 शब्दों में कैसे लिखना है। जो घनानंद थे वो रीति काल के कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। उन्होंने रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा का अग्रणी कवि माना जाता है, ठीक है। सॉरी, देखिए उन्हें जो आपके घनानंद महोदय हैं, इन्हें रीति काल के जो कवि हैं, ठीक है। घनानंद कौन है? ये रीति काल के कवि हैं और उन्हें रीति काल की रीतिमुक्त काव्यधारा का अग्रणी माना जाता है, ठीक है। घनानंद की कविता में प्रेम को प्रमुखता दी गई है। उनकी रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला आदि प्रमुख हैं। घनानंद की भाषा सरल और सहज है, जिसमें उन्होंने ब्रज भाषा का खूबसूरत प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। चलें, इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। 3 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए, यानी छायावाद के जो 3 प्रमुख कवि हैं उनके बारे में लिखना है। 50 शब्दों में कैसे लिखना है, क्योंकि ये एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखें अब यहाँ देखिएगा, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। 3 प्रमुख छायावादी कवि, यानी छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग था। इस युग के प्रमुख कवियों में ये 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं प्रमुख छायावादी कवि? 3 कौन कौन से हैं आपके? पहले हैं आपके जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उनकी रचनाएं प्रकृति प्रेम, ठीक है, प्रकृति प्रेम और अस्तित्व के गहन अनुभवों को व्यक्त करती हैं। दूसरे हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने में माहिर थे सुमित्रा नंदन पंत जी। उनकी कविताएं प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को दर्शाती हैं, ठीक है। अब छायावाद के अगले कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी, ठीक है। छायावाद युग की प्रमुख महिला कवित्री थी महादेवी वर्मा। उनकी कविताएं प्रेम, विरह और अकेलेपन के भावों को बड़े ही सधे हुए ढंग से व्यक्त करती हैं, ठीक है। चलें, ये तो मैंने आपको बता दिए 10 क्वेश्चन पेपर 2 के, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपके जो यहाँ पर दिया गया है खंड ब, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। अब किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है, ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और इसमें किसी को भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इसमें ये नहीं बोला गया है कि दूसरा और तीसरा प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। कोई भी कर सकते हैं जो आपको आ रहा हो, ठीक है। आपके पास बुक होगा, गाइड होगा, इन सभी का आप उत्तर खोज सकते हैं, ठीक है। चलें, देखें आप लोग इसका उत्तर खोज करके आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित अवतरण की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। गोकुल सेवक गोपाल उपासी, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग खुद ढूंढ कर पढ़ लीजिएगा, आपके बुक और गाइड में दिया होगा, ठीक है। बाकी आगे जो क्वेश्चंस है मैं क्वेश्चंस के आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस के आंसर आपको जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक है। संत साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 200 शब्दों में उत्तर कैसे लिखना है संत साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखें
संत साहित्य भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जो भक्ति, प्रेम और ईश्वर के प्रति आस्था पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आपका भक्ति और ईश्वर प्रेम। क्या है? भक्ति और ईश्वर प्रेम। संत साहित्य में ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और भक्ति भी अभिव्यक्त होती है। ठीक है। संत कवियों ने भगवान के साथ आत्मीय संबंध की कल्पना की और उनके साकार एवं निराकार रूपों का वर्णन किया। ठीक है। अगली विशेषता है सामाजिक समता। ठीक है। संत कवि समाज के ऊंच नीच और जातिवाद के भेदभाव के खिलाफ थे। उनका उद्देश्य सभी को समान दृष्टि से देखना था। ठीक है। अगली विशेषता है इसमें आपकी सहज भाषा। संत साहित्य में साहित्यिक भाषा का उपयोग कम किया गया था और उनकी कविताएं आम जनमानस के लिए सरल और सुलभ थी। ठीक है। उन्होंने लोक भाषाओं का उपयोग किया जिससे उनके विचार हर वर्ग के व्यक्ति तक पहुंच सके। ठीक है। इसमें अगली विशेषता थी आपकी, इस तरह से आपको लिखना है, प्रेरणा और उदाहरण। संत कवियों ने अपने अनुभवों से प्रेरित होकर समाज को धार्मिक और नैतिक दृष्टि से जागरूक किया। वे अपनी कविताओं के माध्यम से साधना, तपस्या और जीवन के सत्य को प्रकट करते थे। ठीक है ना। चलें, इसमें अगली विशेषता है आपकी दर्शन और जीवन का उद्देश्य। संत साहित्य का मुख्य उद्देश्य जीवन के वास्तविक अर्थ और मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करना था। ठीक है ना। आपको इस तरह से लिख के ख़त्म करना है कि इस प्रकार संत साहित्य ने भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का कार्य किया। चलिए, इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। अब लिखना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रकाश डालना है तो प्रकाश डालने वाले में हेडिंग नहीं होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, सूरदास जिन्हें भक्ति का सूर भी कहा जाता है, हिंदी संत साहित्य के महान कवि थे। उनकी भक्ति भावना गहरी और विशुद्ध थी, जो विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और समर्पण में व्यक्त हुई। ठीक है। सूरदास की भक्ति रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप, उनके लीला, उनके रसिक प्रेम और उनके द्वारा मानवता को दिए गए संदेश का वर्णन मिलता है। आगे आपको लिखना है, उनकी कविताओं में भगवान के प्रति निरंतर समर्पण और प्रेम का भाव प्रमुख था। सूरदास ने कृष्ण को केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन के केंद्र में स्थान दिया। उनकी भक्ति भावना शुद्ध और सच्ची थी, जिसमें आस्था और प्रेम की प्रधानता थी। ठीक है ना। चले, आपको आगे इसमें लिख देना है, ध्यान से देखें। सूरदास के काव्य में वे कृष्ण के प्रति अपनी असीम श्रद्धा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं जैसे वे कृष्ण के बिना अपने जीवन को असंभव मानते थे। ठीक है ना। चले, उनके पदों में कष्ट, दुख और जीवन के संघर्षों के बावजूद कृष्ण में विश्वास रखने की प्रेरणा मिलती है। आगे आपको लिखना है, सूरदास का भक्ति साहित्य न केवल कृष्ण भक्ति को व्यक्त करता है बल्कि यह समाज को आध्यात्मिक उन्नति और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनके पद आज भी भक्तों के हृदय में गहरी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। चले, इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, चले देखिए, अगला प्रश्न आपका है, चलिए दोस्तों, इसमें आपका अगला प्रश्न आपको लिखना है, रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और आपको 200 शब्दों में लिखना कैसे है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। देखिए, रीतिकाल 1700 लेकर के 1850 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है। जो रीतिकाल है दोस्तों, ये हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण युग था जिसमें साहित्य में परिष्कार और अलंकरण का विशेष स्थान था। ठीक है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित की, कौन कौन सी विशेषताएं थी इनकी, तो पहला है अलंकरण और शास्त्रीयता। ठीक है। रीतिकाल में काव्य शास्त्र का पालन किया गया जिसमें रस, अलंकार और छंदों का विशेष ध्यान रखा गया। काव्य में भाषा की शुद्धता और शैली की प्रगल्भता महत्वपूर्ण मानी गई। ठीक है। चलें, रीतिकाल की अगली विशेषता थी दोस्तों प्रकृति और श्रृंगारी भाव। ठीक है। रीतिकाल में श्रृंगारी काव्य और प्रकृति का विशेष महत्व था।
कवि प्रेम, रति और श्रृंगार रस को प्रमुख रूप से व्यक्त करते थे। प्राकृतिक चित्रण में भी काव्य में सुंदरता और अलंकरण को प्रमुखता दी गई। ठीक है। अगला है ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्रण। धार्मिक तत्वों को रीति काव्य में जगह दी गई, लेकिन यहाँ इन देवताओं का चित्रण आमतौर पर सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से किया गया था। ठीक है। चले, तो ये रहे आपके रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। इसमें अगली विशेषता है काव्य शास्त्र के नियमों का पालन। रीति काव्य में साहित्य, ठीक है, रीति काव्य में साहित्य शास्त्रों का अनुसरण किया गया और काव्य के प्रत्येक पहलू को विधिवत तरीके से प्रस्तुत किया गया। ठीक है। इसमें अगली विशेषता है रीतिकाल की व्यक्तिवाद और अनुभूति। रीतिकाल में कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियां और मानसिक स्थिति का चित्रण हुआ, जिससे काव्य में आत्म प्रकटीकरण का तत्व आया। ठीक है ना। चले, इस तरह से आपको आगे लेके ख़त्म करना है कि इस प्रकार रीति काव्य ने शास्त्रीयता और अलंकरण दोनों प्रमुख रूप से अपनाया और काव्य की एक नई दिशा दी। ठीक है। चले, अगला इसमें आपका अब ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, लास्ट नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन बचा है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। ठीक है। चले, इन दोनों प्रश्नों को एक साथ मैं आपको बता देता हूँ। आगे इसमें मैं दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है इसको मैं दिखा देता हूँ। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम 500 शब्दों में उत्तर देना है। तो 4 प्रश्न दिया गया है, चारों में से अगर कोई भी आपको आ रहा हो 500 शब्दों में आप लिख दीजिएगा, 15 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर इन चारों में से किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए 500 शब्दों में, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन सारे प्रश्नों का उत्तर। ठीक है। चले, अब 2 प्रश्न आपके बचे हुए हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति और वह तोड़ती जो पत्थर है उसकी कविता, जो वह तोड़ती जो पत्थर है उसका केंद्रीय भाव बताना है। ठीक है। चलें, देखें प्रश्न क्या पूछा गया था आपका। देखें, नई कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना। ठीक है। चलें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखें, नई कविता 1950 के बाद आई। ठीक है। नई कविता हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्यकाल था, जिसमें पारंपरिक काव्य धाराओं से हटकर नई सोच दृष्टिकोण को अपनाया गया। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या क्या है। पहला है आपका सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। नई कविता ने समाज और राजनीति के वास्तविक मुद्दों को उठाया। यह कविता सामाजिक असमानताओं, उत्पीड़न और जनता के संघर्षों से संबंधित थी। ठीक है। कवि अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालातों को गहरे चिंतन के साथ व्यक्त करते थे। ठीक है। अगली है, इसमें अगली जो आपकी विशेषता है। ठीक है। चले, अगली जो प्रमुख प्रवृत्तियां इनकी निम्नलिखित हैं। दूसरी प्रवृत्ति क्या है, वास्तविकता का चित्रण। नई कविता में आदर्शवादिता के बजाय वास्तविकता का चित्रण किया गया। कवियों ने जीवन की कठिनाइयों, समस्याओं और संघर्षों को सीधे शब्दों में व्यक्त किया। ठीक है। अगली इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों में है नवीनता और प्रयोग। ठीक है। नई कविता में छंद, लय और भाषा में प्रयोग की प्रवृत्ति थी। कवि पारंपरिक जो काव्य है उसमें रूप से अलग होकर नए रूपों और शैलियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। चले, आगे आप लोग याद रखिएगा, जो इसमें नई कविता है इसमें आपकी अगली प्रवृत्ति क्या है। अगली प्रवृत्ति है कविता में निजी और आत्मीय अनुभव। इस काव्य धारा में कवि ने अपने व्यक्तिगत और आत्मिक अनुभवों को भी प्रमुखता दी। कवि की भावनाएं और मानसिक स्थितियां कविता में व्यक्त होती थीं। ठीक है। आगे है नारी विमर्श। नई कविता में नारी के मुद्दों, उनके अस्तित्व और संघर्षों को महत्वपूर्ण स्थान मिला। ठीक है। आगे आपको लिखकर ख़त्म करना है इस प्रकार। नई कविता ने पुराने काव्य रूपों से हटकर समकालीन समाज की समस्याओं और मनोभावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। चलिए, वह तोड़ती पत्थर का केंद्रीय भाव लिखना है आपको। कैसे लिखना है, ध्यान देंगे। वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव श्रमिक वर्ग के संघर्ष, उनकी पीड़ा और समाज में उनके स्थान को उजागर करता है। इस कविता में कवि
ने एक श्रमिक महिला का चित्रण किया है जो कड़ी मेहनत करके पत्थर तोड़ने का काम करती है। इस महिला का चेहरा विकृत और थका हुआ है, लेकिन उसके भीतर एक अडिग शक्ति और संघर्ष की भावना भी है। ठीक है, चलें देखिए, कवि ने उनके जो कवि हैं उसके श्रम की ओर, यानी जो वो मेहनत कर रही है उसकी ओर ध्यान दिलाते हुए यह संदेश दिया है कि समाज में मेहनत कश लोगों की कठिनाइयों को तो न तो ठीक से पहचाना जाता है और न ही उनकी श्रम शक्ति को उचित सम्मान मिलता है। पत्थर तोड़ने वाली महिला न केवल शारीरिक रूप से परिश्रम कर रही है, बल्कि उसकी आंतरिक दुनिया भी उसके संघर्षों से भरी हुई है। उसका काम समाज के लिए अनिवार्य है, लेकिन उसे जो कष्ट सहने पड़ते हैं वे कभी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आगे आपको लिख के ख़त्म करना है दोस्तों। कविता का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति और उनके संघर्षों को सामने लाना है। साथ ही यह कविता समाज के प्रति संवेदनशीलता और श्रमिक वर्ग के प्रति समानता की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पेपर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का जो पेपर है, बीएससी वालों को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बीए का किसी भी आपके सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं आपको उत्तर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।